नमस्ते सर। आपका एक वीडियो था, वो अभी हाल ही में आया था और उसको कई सारे साथियों ने देखा। और मैं उस वीडियो के कमेंट्स को पढ़ रहा था तो मैंने वहाँ पे देखा कि कई सारी जिज्ञासाएं थीं, लोगों के सवाल थे जो मुझे वहाँ मिले। और उन्होंने मुझे भी प्रेरित किया कि मैं थोड़ा और रिसर्च करूँ और जो उन्होंने प्रश्न पूछे थे उनके बारे में पढूं। तो आज मैंने कुछ ऐसे ही सवाल जो उस वीडियो के कमेंट्स में थे और कुछ डेटा जो मैंने खुद रिसर्च की उसको पढ़कर वो आपके सामने रखना चाहूँगा। और जो बातें हैं मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर आप थोड़ा बात करें और लोगों को हमें। बहुत बढ़िया। तो आप आज डेटा वगैरह लेके आए हैं जी काफ़ी। जी। ठीक है। अच्छा, मैं देख रहा था सबसे पहला जो एक तर्क मुझे सबसे अधिक बार दिखता है वो ये दिखता है, लोग कहते हैं कि सर जो पेड़ हैं उनमें भी तो जान है, तो हम जब कहते हैं शाकाहार करते हैं तो उनको भी तो दर्द होता होगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, दो तीन बातें। पहली बात तो ये कि पेड़ पौधों वगैरह के पास रिएक्ट करने की क्षमता तो होती है, और यही बात पिछली शताब्दी में वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध भी करी गई थी। लेकिन पेन फील करने के लिए एक आपको स्नायु तंत्र चाहिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम चाहिए। वो पेड़ पौधों के पास नहीं होता। हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि सब जीव, जिनमें पेड़ पौधे भी हैं, सब कॉन्शियस होते हैं। हाँ, एक पौधा भी निश्चित रूप से कॉन्शियस होता है। ये यहाँ पौधा रखा हुआ है और मैं इसको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहूँगा, इसमें भी चेतना है। जी। पर ये हम समझेंगे कि दर्द अनुभव कर पाने की इसके पास फैकल्टी ही नहीं है, तो इसको दर्द नहीं अनुभव होता। ये पहली बात है। और उसमें हमने ये माना है कि ये कॉन्शियस होता है, और अगर आप उसकी भी जान ले रहे हो तो वो भी एक तल की हिंसा निश्चित रूप से है। कोई अगर पेड़ को काट रहा है तो वो भी हिंसा होती है, और हमें ये बात माननी पड़ेगी। मैं सहमत हूँ इस बात से, हम इनकार नहीं कर रहे। लेकिन चेतना के स्तर अलग अलग होते हैं ना, कॉन्शियसनेस के लेवल्स होते हैं। ठीक है, उसमें बाइनरी नहीं होता कि 0 है या 1 है, कि कोई कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। नहीं, ऐसा नहीं होता। फुली कॉन्शियस और फुली अनकॉन्शियस के बीच में पूरी एक लीनियर स्केल होती है, कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो सब जितने भी प्राणी हैं, बीइंग्स हैं, वो अलग अलग लेवल की कॉन्शियसनेस के होते हैं, अलग अलग स्तर की उनकी चेतना होती है। जिसकी चेतना जितने ऊंचे स्तर की है वो उतने ही ज़्यादा मूल्य का, सम्मान का प्राणी हो जाता है, और उतनी ही उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जो जितनी ऊंची चेतना का है, जो जितना देख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है, उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होती है, लेकिन साथ ही साथ उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ज़्यादा होती है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि चेतना के तलों की जब बात आएगी तो उसमें जो फुली अनकॉन्शियस है उसको हम बोल देते हैं पेड़, और पेड़ कह रहा हूँ, रेत हो गई, पत्थर हो गया, है ना। जितना भी ये मटेरियल वर्ल्ड है वो हो गया आपका फुली अनकॉन्शियस। फुली कॉन्शियस हम कह देते हैं कोई बहुत ऊंची चेतना का व्यक्ति होता है, उसको हम कह देते हैं कि ही इज़ ऑलमोस्ट फुली कॉन्शियस। उसको फिर हम लिबरेटेड बोल देते हैं या एनलाइटेंड बोल देते हैं, जो भी हमें मन में आता है। और उनके बीच में ये सब अलग अलग लेवल्स की कॉन्शियसनेस के होते हैं। तो सबसे कम कॉन्शियसनेस पेड़ पौधों में होती है, उनसे ज़्यादा जानवरों में होती है, उनसे ज़्यादा इंसानों में होती है। तो जो इसमें सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो है प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्शियसनेस का। कोई नहीं कहेगा कि पत्थर था एक और पत्थर के आपने 2 हिस्से कर दिए तो हिंसा कर दी, क्योंकि पत्थर में कॉन्शियसनेस नहीं है। जब कॉन्शियसनेस नहीं है तो पत्थर को तोड़ देने में कोई हिंसा भी नहीं हो गई। लेकिन आप एक इंसान के 2 टुकड़े कर दें, जैसे आपने पत्थर के 2 टुकड़े करे थे, तो वो हिंसा कहलाती है, क्योंकि आपने कॉन्शियसनेस को काट दिया, आपने एक कॉन्शियस बीइंग को नष्ट कर दिया, तो वो हिंसा कहलाती है। तो हिंसा की, वायलेंस की परिभाषा ही यही है। कॉन्शियसनेस को नीचे गिराना ही हिंसा है। कुछ ऐसा करना जिसमें आपकी चेतना नीचे गिरती हो, जैसे लालच में आपकी चेतना नीचे गिरती है, क्रोध में आपकी चेतना नीचे गिरती है,
वासना में आपकी चेतना नीचे गिरती है, ईर्ष्या में गिरती है। तो ये सब चीज़ें हिंसा होती हैं। जो कुछ भी आपकी चेतना को नीचे गिरा है हिंसा है, और आप दूसरे के साथ कुछ ऐसा करते हैं जो उसकी चेतना को नीचे गिरा दे तो वो भी हिंसा है। तो अगर आप किसी दूसरे को लालच दें तो ये हिंसा है, क्योंकि इससे उसकी कॉन्शियसनेस गिरी है नीचे। और अगर आप किसी दूसरे को मार दें तो ये और बड़ी हिंसा है, क्योंकि अब उसकी कॉन्शियसनेस शून्य हो गई, वो खत्म ही हो गया। लेकिन आप एक पत्थर को काट दें तो हिंसा नहीं कहलाती, क्योंकि उसकी चेतना एकदम शून्य बराबर है जी। तो इसी सिद्धांत के आधार पर एक पौधे को अगर आपने मार दिया तो वो हिंसा है, पर वो छोटी हिंसा है। आपने एक जानवर को मार दिया तो वो हिंसा है, पर बड़ी हिंसा है तुलनात्मक रूप से, रिलेटिवली जी। और अगर आपने एक इंसान को मार दिया तो बहुत बड़ी हिंसा है। और इंसानों में भी अगर आपने किसी बहुत अच्छे इंसान को मार दिया जो जिंदगी में बहुत अच्छे काम करने निकला था, तो वो और बड़ी हिंसा होती है जी। बात समझ में आ रही है? इसीलिए कानून भी इंसान को मारने की एक सजा देता है, जानवर को मारने की दूसरी सजा देता है, और पेड़ पौधों को मारने की कम सजा देता है जी। तो ये हमें सोचना पड़ेगा ना कि कानून भी ऐसा क्यों बना है, क्योंकि कानून भी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्शियसनेस पर चल रहा है जी। कि हिंसा है कॉन्शियसनेस को मारना, और सजा मिलती है हिंसा की, तो माने सजा मिलती है कॉन्शियसनेस को गिराने की। तो ये कहना कि पेड़ पौधों में भी जान है और जानवर में भी जान है तो दोनों को मारना एक ही बात है, ये बहुत बेकार कुतर्क है। ये वैसा ही कुतर्क है कि एक आदमी है, जैसा हमने कहा था ना कि वो गुटखा खाता है, वो भी गलत बात है जी। और एक आदमी है जो कातिल है, और हम कहते हैं दोनों ही अपराध तो करते ही है ना। एक आदमी ने गुटखा खा के कहीं थूक दिया और लाल लाल निशान पड़ गया दीवार पर, और एक आदमी ने उसी दीवार से सटाकर किसी का कत्ल कर दिया और खून का लाल लाल निशान पड़ गया दीवार पर। और हम कहें इन दोनों ने एक ही अपराध तो करा है? नहीं, एक ही अपराध नहीं करा है। किसी ने गुटखा खा करके थूक दिया, वो भी है एक अपराध ही, और कोई कत्ल कर रहा है वो भी अपराध है। लेकिन इन दोनों की तुलना नहीं कर सकते। एक छोटी चीज़ है और एक अपेक्षाया बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसी तरीके से जो ये जानवरों को आप मारते हैं वो बड़ी हिंसा है, और आप इंसान को मार दें तो और बड़ी हिंसा है। इनकी तुलना में पौधे को अगर आपने मारा तो वो छोटी हिंसा है। अब उसमें भी आगे आओ, पौधे को मारना आपकी मजबूरी है। हिंसा सिर्फ वहीं मानी जाती है जहां पर आपके पास विकल्प था, ऑप्शन था हिंसा ना करने का, फिर भी आपने हिंसा करी। जहां आपके पास विकल्प ही ना हो उसे हिंसा नहीं कहते। अब सबसे आप पौधे को मारने की बात कर रहे हो, तो मर तो छोटे छोटे जीव जंतु तब भी जाते हैं जब आप सांस लेते हो जी। आप जब सांस लेते हैं तो हवा में तमाम छोटे जीवाणु कीटाणु हैं वो आपके भीतर गए, और वो ये जो आपका ट्रैक होता है, एयर ट्रैक, ब्रीदिंग ट्रैक, उसमें वो फंस जाते हैं और वहाँ उनकी मौत हो जाती है। लेकिन इसे हम हिंसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो हुआ है इसमें हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं था ना। हम क्या करते? हमने जानबूझ के तो किया नहीं ना। इंसान बने हैं तो सांस लेंगे, और सांस लेंगे तो किसी की मौत हो जाएगी। अभी आप हम यहाँ बैठे हुए हैं ऐसे, आप पीछे जिस गद्दे पर टिके हुए हो उसमें भी छोटे छोटे जीवाणु रहे होंगे जी। आप उन पे टिके, उनमें से कुछ की मौत हो गई, उसको हिंसा नहीं माना जाता। या उसको आपको हिंसा मानना भी है तो बहुत छोटे स्तर की हिंसा है। छोटे स्तर की हिंसा का बहाना बनाकर बड़े स्तर की हिंसा को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए जी। कि कोई गुटखा बीड़ी खाता है, उसका बहाना बनाकर आप कत्ल और बलात्कार शुरू कर दें, ये तो कोई तर्क और कोई तुक हुआ ही नहीं ना। ये तो बेकार की बात हो गई बिल्कुल ही। मैंने देखा है कई लोगों को ये तर्क लगाते हुए भी कि गलती से हमसे मच्छर भी तो मर ही जाते हैं ना, तो फिर अगर हम कोई जानवर, गलती से आपसे जो हो गया जी वो कोई पाप नहीं होता है। आप सो रहे थे, आपके ऊपर एक मच्छर आकर बैठ गया, आपने करवट ले ली और मच्छर दबकर मर गया जी, ये कहीं से हिंसा नहीं है। इसमें आपने कुछ नहीं कराया ऐसा जिसकी वजह से आपको दोषी ठहराया जाए जी। और ये भी समझिएगा कि ये यहाँ पर हम पेड़ पौधों को अनाप शनाप मारने की वकालत नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक हो सके पेड़ पौधों को भी नहीं मारा जाना चाहिए जी। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जैसे अभी हम फसलें उगाते हैं, मानवता जब और ज़्यादा चैतन्य हो जाएगी, कॉन्शियस हो जाएगी,
तो खेतों की जगह बाग हुआ करेंगे, ऑर्चर्ड्स। जी। और हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा आहार फलों से और सब्जियों से लेने की कोशिश करेंगे, वो भी सब्जियां ऐसी जिसमें आपको पेड़ को या पौधे को मारना नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए चना हो गया, बैंगन हो गया या लौकी हो गई, इसमें आप मारते तो हो नहीं और आपको भोजन तो आपका मिल ही जाता है। और तमाम तरह के फल होते हैं जी। पर वो बहुत आगे की बात है, बहुत दूर की बात है। अभी तो ऐसा सोचना भी बहुत यूटोपियन लगता है कि ऐसा कभी होगा क्या। तो जैसे जैसे आपकी चेतना का स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे आप पेड़ पौधों के प्रति भी और कंपैशनेट और करुण होते जाएंगे। जी। बिल्कुल मैं उस बात से सहमत हूँ। कोई आदमी है जो अपने लालच के लिए पेड़ काटता है, वो निश्चित रूप से हिंसा तो कर ही रहा है, पर अगर वो अपने लालच के लिए भैंस या बकरा काट रहा है तो भैंस या बकरा काटना ज़्यादा बड़ी हिंसा है। जी। हम पूरे तरीके से अहिंसक ना हो सकते हो तो कम से कम अपनी हिंसा का स्तर तो कम करें, इतना तो करना पड़ेगा ना। जी। इसके अलावा ये भी समझिए कि जो वेजिटेरियन या वीगन डाइट होती है उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं होता है कि पेड़ पौधे मारे ही जाएं। पहली बात तो बहुत से फल और सब्जियां ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको पेड़ या पौधे को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो आपको फल दे देता है या सब्जी दे देता है और पेड़ अपनी जगह खड़ा हुआ है शान से, वो मर नहीं गया, आपने उससे आहार भी ले लिया और पेड़ भी बचा हुआ है, तो कोई हिंसा नहीं हुई उसमें। बल्कि जो पेड़ है वो चाहता है कि आप उसके फल का सेवन करें, क्योंकि जब आप उसका फल लेते हो तो आपके माध्यम से उसका बीज दूर दूर तक फैल जाता है और इससे पेड़ की सहायता होती है। पेड़ यही तो चाहता था जी। फल लगा ही इसीलिए था कि कोई आकर के उस फल को ले, और जब आपने फल को लिया तो उसका बीज फैल गया। तो जब आप पेड़ से फल लेते हो तो हिंसा करना तो दूर की बात है, आपने पेड़ की सहायता कर दी है जी। इसी तरीके से बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जिनकी आयु या अवधि ही पौधे की 1 वर्ष की ही होती है, 1 सीजन की ही होती है। तो आप उसमें से अगर अन्न ग्रेन नहीं भी लेंगे तो वो ऐसा नहीं है कि वो जो पौधा है वो आगे चल जाएगा और बड़ा वृक्ष बन जाएगा, उसको समाप्त तो हो ही जाना है क्योंकि उसकी कुल उतनी आयु है जी। मैं कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ कि आप हंसिया लेकर के फसल काटें और मैं कह रहा हूँ कि उसमें कोई हिंसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ उसमें भी हिंसा है पर कम हिंसा है, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जी। तो ये तर्क की पेड़ पौधों में भी जान होती है, ये तर्क एकदम बिना किसी कीमत का तर्क है, बिल्कुल अज्ञान का तर्क है। जिस व्यक्ति में थोड़ी सी भी बुद्धि होगी वो ऐसा तर्क करेगा ही नहीं। ये वही बात हुई कि कोई कहे कि भैंस क्यों काट दी, तो व्यक्ति बोले क्योंकि तुमने अमरूद खाया था। तुम अमरूद खा रहे हो और मैं भैंस खा रहा हूँ, एक ही तो बात है। ये कहाँ का तर्क है भाई। और अगर भैंस और अमरूद बराबर है तो आदमी और भैंस एक बराबर है। मैं सिर्फ बुद्धि की बात नहीं कर रहा कि आदमी और भैंस बुद्धि में एक बराबर है, क्योंकि इस तरह का तर्क दिया जा रहा है तो आदमी और भैंस भी बुद्धि में एक ही बराबर है। पर जिस सिद्धांत से आप ये कहोगे कि भैंस बराबर अमरूद, फिर उसी सिद्धांत से आदमी बराबर भैंस जी, कि भाई सब में जान है, तो फिर आप ये कहोगे कि अगर कोई अमरूद खाता है तो हम भैंस काट देंगे। तो एक अगला व्यक्ति आके ये भी कह सकता है कि तुम भैंस काटोगे तो मैं इंसान काट दूंगा। वही सिद्धांत आगे बढ़ जाएगा। तो ये बेकार का सिद्धांत है, इसकी हमें बात नहीं करनी चाहिए जी जी। जैसे आपने अभी कृषि की बात करी तो मैं देखता हूँ कि एक तर्क यहाँ पे भी आता है कि एक तो बात हुई कि किसी ने किसी पेड़ को काटा, एक चीज़ ये भी हुई कि जब फसलें उगाई जाती हैं तो उन फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए उसमें बहुत तरह के कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा छोटे छोटे जानवर होते हैं, रोडेंट्स जो होते हैं, जैसे आपके चूहे वगैरह, गिलहरी, इनको भी मारा जाता है। तो लोग कहते हैं कि देखो अगर मैं मांसाहार करता हूँ तो मैं तो सिर्फ एक जानवर को मार रहा हूँ, पर तुम जब फसलें उगाते हो तुम ना जाने कितने सारे जानवरों को मारते हो अपनी फसलों को बनाने के लिए। मैं इस तर्क से बिल्कुल सहमत हूँ और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिसको हम खेती कहते हैं उसमें खुद ही बहुत सारी हिंसा समाहित है, मैं एकदम मानता हूँ। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि अगर आप अपनी आबादी बढ़ा रहे हो तो अपने आप में बहुत बड़ी हिंसा है जी। आबादी को बढ़ाना ही अपने आप में वायलेंस है, क्योंकि आप आबादी बढ़ाओगे तो खेती तो करनी पड़ेगी ना जी। और खेती करने में ही आप पहली बार जंगल काटते हो तो जंगल में जो जीव थे उनको आपने बर्बाद कर दिया, और फिर आप साल दर साल कीटनाशकों का भी प्रयोग करोगे और मिट्टी में जितने दूसरे तरह के जीव जंतु हैं आप उनको मारोगे, तमाम तरह के बैक्टीरिया को मारोगे, कीटों को मारोगे और चूहे वगैरह को मारोगे।
तो उनको तो आपको मारना पड़ेगा, उसमें हिंसा निश्चित रूप से है। लेकिन फिर समझो, जो शाकाहारी है वो मिट्टी से अन्न उगाता है और खाता है, ठीक। मैं शाकाहारी हूँ, मैंने मिट्टी से 1 किलो अन्न उगाया और खा लिया, और उस 1 किलो अन्न को उगाने में मान लो मैंने 10 जीव मार दिए मिट्टी के, बिल्कुल ऐसा होगा जी। केंचुए मार दिए, चूहे मार दिए, सांप मार दिए, कुछ ऐसे बेचारे पक्षी भी मार दिए जो आए और बैठे और पेस्टिसाइड खा के मर गए, वो भी होता है जी। मैंने ये सब कर दिया, मैं शाकाहारी आदमी हूं, मैंने अपने लिए 1 किलो अन्न उगाया और उस 1 किलो अन्न को उगाने में मैंने 10 जीव मार दिए। जी। आप मांसाहारी आदमी हो, आपको अब चाहिए अपने लिए 1 किलो मांस। भूलना नहीं मैंने कितने जीव मारे थे? 10। और आप मांसाहारी हो, आपको चाहिए 1 किलो मांस। वो 1 किलो मांस कितने किलो अन्न से बनेगा? शायद कुछ 15 या 20 किलो अन्न से। ठीक है, 20 किलो अन्न से बना, क्योंकि आप जो बकरे का 1 किलो मांस खाओगे उसके लिए पहले आप बकरे को 20 किलो अन्न खिलाओगे। ये नियम है, ये मैं कोई तुक्का नहीं लगा रहा हूं जी। ये एनिमल एग्रीकल्चर का नियम होता है सीधे सीधे। अब 1 किलो मटन के लिए आपने उसको 20 किलो अन्न खिलाया। 20 किलो अन्न उगाने में आपने कितने जीव मार दिए? 1 किलो अन्न मैंने खाया था, मैं शाकाहारी हूं, तो 1 किलो अन्न में 10 जीव मरे थे। 10 जीव मरे थे। 1 किलो अन्न में 10 जीव मरे थे, और आपने 1 किलो मांस खाया। 1 किलो मांस के लिए 20 किलो अन्न चाहिए, तो आपने कितने जीव मार दिए? 200। आपने 200 जीव मार दिए। और एक वो जिसको मारा है, और वो जो बकरा मारा वो अलग। जी। जो बकरा मारा वो तो अपने अलग ही मारा, उस बकरे के साथ आपने 200 और जीव मार दिए, 201। तो ये 10 बनाम 201 हो गया। तो कोई ये कहे कि मैंने तो बकरा खाया, लेकिन आपने तो अन्न खाया खेत से, और अन्न उगाने में भी आपने हिंसा करी। भाई, अन्न उगाने में निश्चित रूप से हिंसा है, और मैं तो कह ही रहा हूं कि इतने सारे लोग जब बढ़ जाओगे, आबादी बढ़ा लोगे, तो उस आबादी का पेट पालने के लिए बड़ी हिंसा करनी पड़ती है। खेती अपने आप में बड़ा हिंसक काम है, मैं तो कह ही रहा हूं। लेकिन एक तो बीमारी ये कि आपने आबादी बढ़ाई और खेती करी, और उस खेती में हिंसा हो रही है, और दूसरा ये कि एक तो आबादी बढ़ाई और उस आबादी को भी चाहिए मांस। तो कहते हैं एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। पहले तो आबादी बढ़ा ली, और वो जो लोग हैं आबादी के, वो कह रहे हैं हमें मांस खिलाओ, हमें मांस खिलाओ। वो मांस को बनाने में 20 गुना ज्यादा अन्न चाहिए होता है, क्योंकि इस पूरी जो अभी हमने बात करी उसके केंद्र में सिद्धांत ये है कि 1 किलो मांस के लिए न जाने कितने सैकड़ों लीटर पानी चाहिए होता है जी। 20-40 किलो अन्न चाहिए होता है जी। एनर्जी चाहिए होती है जी। लैंड चाहिए होता है जी। केमिकल्स चाहिए होते हैं जी। जो मांस है उसको पैदा करना अपने आप में बड़ा महंगा सौदा होता है। सिर्फ पैसा ही नहीं लगता, उसमें नेचर के सारे रिसोर्सेज लग जाते हैं। लेकिन जो मांसाहारी लोग होते हैं वो कभी इस बात की जांच पड़ताल ही नहीं करते कि वो जो 1 किलो मांस है उनके सामने उसको रखने में कितने सारे रिसोर्सेज खप गए। और फिर वो बेतुके तर्क करते हैं कि साहब आपने चावल खाया, और चावल उगाने में भी तो केंचुए मरे थे ना। चावल उगाने में तो केंचुआ मरा था, लेकिन आप जो बकरा खा रहे हो उसको पैदा करने में तो 1 किलो की जगह 20 किलो अन्न लगा, और उसके पीछे न जाने कितने जीव मरे। ये लोग इन सीधी बातों को, इस सीधे गणित को समझते ही नहीं है। जी। जी। इसके आगे मैं देखता हूँ कि एक बड़ा साधारण सी बात लगती है कि सर हम मांस खाते तो हमारा शरीर तो पचा लेता है, तो फिर दिक्कत ही क्या है? दिक्कत ये कि आप जानवर नहीं हो, आप हर वो चीज़ थोड़ी खा लोगे जो आपका शरीर पचा लेता है। आपका शरीर तो चोरी का माल भी पचा लेगा ना। या ऐसा होगा कि आप जाकर के चोरी का खाना खा रहे हो तो शरीर ने नहीं पचाया, तो फिर सजा क्यों मिलती है? आप कह रहे हो सही और गलत का क्राइटेरिया ये है कि जिस चीज को आपके शरीर ने पचा लिया वो गलत कैसे हो सकती है? हाँ। आप यही तर्क तो लेके आए हो। आप कह रहे हो मैंने अभी अभी मटन खाया और मेरे शरीर ने मटन पचा लिया, तो मटन खाना गलत कैसे हो सकता है? आपका शरीर तो चोरी की दाल, चोरी का चावल भी पचा लेगा। क्या वो गलत नहीं है? एक जानवर के लिए ठीक है कि वो कुछ भी ऐसा खा ले जो वो पचा लेता है। जी। जानवर को कोई सजा नहीं मिलती कुछ भी खाने की। जानवर के लिए शर्त या नियम बस एक है कि भाई अगर तू पचा सकता है तो तू स्वतंत्र खा ले। जी।
एक नियम है, पचा सकता है कि नहीं, अगर पचा सकता है तो खा ले, ठीक है ना। जानवर पे सिर्फ ये लागू होता है, इंसान पे नहीं लागू होता, क्योंकि इंसान में और जानवर में एक मूलभूत अंतर है। हम चेतना के जीव हैं, जानवर सिर्फ एक शरीर है, हम शरीर से आगे बढ़ के चेतना है, कॉन्शियसनेस है। तो जानवर जो काम कर सकता है और उसे कोई बुरा नहीं बोलेगा वो काम करने में, वो काम इंसान नहीं कर सकता। इंसान के ऊपर ज्यादा बड़ी शर्तें हैं जी। जानवर तो सड़क पर लेटा है, आप गाड़ी चला रहे होते हो, बीच में आकर सड़क पे कोई गधा बैठ जाता है, आप उस गधे को ताने मारते हो, आप उस गधे के लिए पुलिस बुलाते हो, आप अपनी गाड़ी बगल से निकालते हो तो गधा है सड़क पे आके बैठ गया। लेकिन कोई इंसान अगर सड़क पे आकर बैठ जाए और यही तर्क करे कि गधे भी तो सड़क में बैठे रहते हैं तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता, तो व्यक्ति फिर गधे से भी ज्यादा बड़ा गधा है। तो ये मांसाहार के पक्ष में तर्क दिए जाते हैं, ये गधों से बढ़कर गधेपन के तर्क हैं। जैसे लोग कहते हैं कि देखो हमारे दांतों को देखो, हमारी आंतों को देखो। हाँ, कहते हैं हमारे दांत देखो, हमारी आंत देखो, हमारे पास भी तो ये इधर वाले दांत हैं, कैनाइन्स हैं, जिससे मांस फाड़ा जाता है, हम भी, और हमारी आंतें हैं वो मांस पचा लेती है, तो हम काहे नहीं खाएंगे। ये गधों के तर्क है। गधों का तर्क किस तरीके से, मैं कोई गाली गलौज नहीं कर रहा हूं, गधा माने चेतनाहीन पशु, मैं उसके प्रतीक के तौर पे गधा कह रहा हूं जी। आप ये समझ ही नहीं रहे कि कुछ काम आप नहीं कर सकते क्योंकि आप चैतन्य मनुष्य हो और आपके पास बोध की क्षमता है जी, और जिम्मेदारी है जी। समझ में आ रही है बात। जानवर वो सब कुछ खा सकता है जो वो पचा लेगा, आप वो सब कुछ नहीं खा सकते जो आप पचाओगे। आपको ये देख के खाना होगा कि आप जो खा रहे हो जी, उसमें दूसरे पर असर क्या पड़ रहा है जी। आप एक बहुत बीमार आदमी हो, आप खाना खाने बैठे हो, एक बंदर आता है आपका खाना उठा ले जाता है, क्या बंदर को आप ये कहोगे कि भगवान तुझे श्राप देगा, ऐसे बोलोगे? नहीं। गॉड विल कर्स यू, आप ऐसा बोलोगे क्या बंदर को? आप बहुत बीमार थे और आप खाना लेके बैठे थे, आप गरीब भी थे, आप बीमार हो, आप गरीब हो, आप खाना लेके बैठे, बंदर आपका खाना लेके चला गया, आप ये नहीं बोलोगे कि बंदर तूने अपराध किया है, तुझे पाप लगेगा, आप ऐसा नहीं बोलोगे। लेकिन कोई इंसान आकर के किसी बीमार और गरीब का खाना छीने तो आप कहोगे ना तूने गलत किया जी। शेर किसी हिरण को मार के खा सकता है, शेर ने कुछ गलत नहीं कर दिया, लेकिन इंसान अगर हिरण को मार के खा रहा है तो इंसान ने बहुत गलत कर दिया जी। जो नियम जानवरों का है वो नियम इंसान पर नहीं लग सकता जी। और अगर कोई इंसान जानवरों के नियम इंसानों पर भी लगाएगा तो उस इंसान को सजा ये मिलेगी कि वो जानवर बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? बंदर ने चोरी करके खा लिया, बंदर को कोई सजा नहीं है। शेर ने हिरण मार करके खा लिया, शेर को भी कोई सजा नहीं है। लेकिन इंसान चोरी करके खाएगा तो सजा है, इंसान हिरण को मारेगा तो सजा है, क्योंकि इंसान सब जानवरों से अलग है, इसीलिए इंसान पर नियम भी अलग लगते हैं जी। और अगर आप गधे का और बंदर का और शेर का ही उदाहरण लेना चाहते हो भाई, तो फिर मैं कहता हूं कि तुम गधे, बंदर और शेर जैसा ही जीवन भी क्यों नहीं व्यतीत करते? वो तो पूरी तरह प्राकृतिक जीवन जीते हैं। आपने ये ईंट पत्थर का घर क्यों बनाया है? आप मोबाइल क्यों इस्तेमाल करते हो? शेर तो मोबाइल नहीं इस्तेमाल करता। शेर को तो जो शेरनी मिल गई उसके साथ चल देता है, आज एक शेरनी के साथ है, कल दूसरी शेरनी के साथ है। आप क्यों कहते हो कि मेरी पत्नी मात्र मेरी पत्नी है, मेरे पड़ोसी की पत्नी नहीं है? शेर तो ब्याह नहीं करता, शेर दांत भी नहीं मांजता। आप ये सब क्यों करते हो? शेर के पास भाषा भी नहीं है, शेर के पास विचार भी नहीं है, और बंदर के पास कोई धर्म नहीं है, और गधे के ऊपर कोई कर्तव्य नहीं है जी। तो अगर आप इन जानवरों की ही दलीलें देना चाहते हो, और लोग आते हैं कहते हैं अरे देखो बब्बर शेर को देखो, वो तो मार के खाता है ना, तो हम भी बब्बर शेर हैं, हम भी मार के खाएंगे। तो तुम्हें अगर बब्बर शेर का ही उदाहरण देना है तो जाओ ना जंगल में, जंगल में बब्बर शेर की तरह ही रहो। या बस एक बात में तुम्हें बब्बर शेर की बराबरी करनी है कि वो मांस खाता है तो मैं भी खाऊंगा। बब्बर शेर, मैंने कहा था एक बार, लोगों को बड़ा मजा आया, मैंने कहा बब्बर शेर तो चड्डी भी नहीं पहनता, तुम कहे ये पूरा चड्डीबाजी और जो भी पहनते हो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक काहे पे घूम रहे हो? तुम भी नंगे हो जाओ बब्बर शेर की तरह। और बब्बर शेर का क्या उदाहरण दे रहे हो? गधे का दो ना। प्राकृतिक तौर पर तो सिर्फ बब्बर शेर ही नहीं जीता है, गधा भी पूरा प्राकृतिक है। तो बोलो मैं गधा हूं, और जैसे गधा जो मन में आता है चरता है, मैं भी चरूंगा। ये बेकार के तर्क है। इंसान सब जीवों में सबसे बड़ा है, आकार में नहीं बड़ा है, बोध में बड़ा है, इसीलिए सबसे ज्यादा उसके ऊपर जिम्मेदारी है। ये सब पशु पक्षी ये हमारे बच्चे हैं, हम इनके गार्जियन हैं जी। हम इनके गार्जियन हैं जी। इस पूरी पृथ्वी
कि ट्रस्टी हैं हम। ट्रस्टी समझते हैं? जिसको जिम्मेदारी दी गई है, जिस पर विश्वास करके यकीन किया गया है कि अब ये सबकी देखभाल करेगा क्योंकि ये बड़ा है सबका। अगर पृथ्वी पूरा एक घर है, वसुधैव कुटुंबकम जी, तो मनुष्य उस घर का बड़ा है। घर का बड़ा समझते हो? जो घर में सबसे वरिष्ठ होता है जी, द सीनियर ऑफ द फैमिली। तो पूरी पृथ्वी अगर एक कुटुंब है तो मनुष्य उस कुटुंब का सबसे बड़ा है, घर का बड़ा है। जो घर का बड़ा होता है वो घर के छोटों को मार के खाएगा क्या? या घर के छोटों की रक्षा करने की उसकी जिम्मेदारी है जी। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन पेड़ पौधों की रक्षा करें जी। ये सब छोटे जीव हैं, चाहे बड़े जीव हैं, हाथी हो, कोई बड़ा जीव हो, ये सब हमसे छोटे हैं। किस में छोटे हैं? कॉन्शियसनेस, चेतना में हमसे छोटे हैं। तो ये हमारे बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे हैं हमारे, हमें इनकी देखभाल करनी है, हमें इन्हें मार के नहीं खाना है। और हमारी जिम्मेदारी अलग है, इनकी जिम्मेदारी अलग है जी, है ना? वो आपने सुना है ना, क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। जो नियम बड़ों पर लगता है वो छोटों पर नहीं लगता। छोटा अगर उपद्रव भी कर रहा है तो उसको क्षमा है वो, लेकिन जो बड़ा है वो उपद्रव नहीं कर सकता। बड़े का काम है छोटे के उपद्रव को क्षमा कर देना। तो मनुष्य के ऊपर जो नियम लगता है वो जानवरों पे नहीं लगता। जानवर जो करें सो करें, हमारा काम है कि हम अपनी गरिमा में जिए, अपने बोध, अपनी जिम्मेदारी में जिए। हम किसी छोटे का अगर शोषण करें तो ये कितनी गंदी और कितनी जलील बात है ना। आप एक जानवर को इसलिए तो मार के खा लेते हो ना क्योंकि छोटा है आपसे, वो ताकत में, चेतना में आपसे छोटा है। आप बुद्धि लगा के उसको पकड़ लेते हो, आप अपने बल का प्रयोग करके उसको काट देते हो। ये बड़ों को शोभा नहीं देता। ताकत की पहचान ये होती है कि वो कभी छोटों पर ना चलाई जाए। ताकत की पहचान ये होती है कि वो छोटों की रक्षा करने के काम आए। जो अपनी ताकत का इस्तेमाल छोटों को मारने के लिए, सताने के लिए करे, वो आदमी ताकतवर नहीं है, वो कमजोर, कायर, बुज़दिल है। असली ताकतवर की पहचान ये है कि कभी वो कमजोर पर, अपने से छोटे पर हाथ नहीं उठाएगा, उसका शोषण नहीं करेगा जी जी। आपने जैसे एक बात कही थी कि अगर बंदर चुरा कर खा लेता है तो उससे कोई पाप नहीं लगता है, उससे कुछ गलत नहीं होता, पर इंसान यदि ऐसा करे तो वो बात गलत है। जैसे ये सही गलत की आप बात करते हैं तो सुनने में ऐसा लगता है जैसे एक जो सामाजिक हमारे ऊपर सही गलत का एक जो पैमाना डाल रखा है, आप उसकी बात कर रहे हैं या फिर कोई और सही गलत है? मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। और मैं जब धर्म कह रहा हूँ तो मैं किसी पंथ विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी रिलीजन, किसी समुदाय, किसी सेक्ट, पंथ या मजहब की बात नहीं कर रहा हूं जी। मैं धर्म मात्र की बात कर रहा हूं। रिलीजियोसिटी इटसेल्फ, द वेरी एसेंस ऑफ रिलीजियसनेस। मैं विशुद्ध अध्यात्म की बात कर रहा हूं। जब मैं सही गलत कह रहा हूं तो मैं किसी सामाजिक नियम कायदे कानून से नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये आपका दिल है, आप इंसान पैदा हुए हो और आपके पास चेतना है। उसके नाते आपका एक कर्तव्य बनता है, हिंदू होने के नाते भी नहीं, मुस्लिम होने के नाते भी नहीं, इंसान होने के नाते, इंसान होने के नाते। जी। आपने अब जो बात कही गार्जियनशिप वाली, ट्रस्टीशिप वाली, उसी से जुड़ा मैंने देखा है कि कई धार्मिक ग्रंथ हैं जो ऐसे कहते हैं कि जैसे भगवान ने बकरे के लिए घास बनाई वैसे ही इंसान के लिए बकरे को बनाया। नहीं, ये अगर कहा भी जा रहा है तो इसका सही अर्थ समझना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि ऊपर वाले ने बकरे के लिए घास बनाई है और वैसे ही इंसान के लिए बकरा बनाया है। नहीं, इंसान के लिए बकरा बनाया है इस अर्थ में कि इंसान उस बकरे की रक्षा करे। ऐसे नहीं कि इंसान उस बकरे का भक्षण करे। रक्षण करना है उसका, भक्षण नहीं करना है। तो ये भी कहना कि इंसान ने वो बकरा मेरे लिए बनाया है, तुम्हारे मेरे खाने के लिए बनाया है। तुम सिर्फ एक बहुत बड़ा पेट हो क्या? मैं तुमसे कोई बोलूं कि ये चीज तुम्हारे लिए है तो तुम तुरंत उसको खाना शुरू कर दोगे? तुम अगर ये बोलो भी कि इंसान ने बकरा, कि भगवान ने, ऊपर वाले ने, गॉड ने, खुदा ने बकरा बनाया है इंसान के लिए, तो उसने बोल दिया अच्छा ठीक है, ऊपर वाले ने बकरा इंसान के लिए बनाया है। समझ में आई बात? तो जब भी तुम्हें बोला जाता है कोई चीज़ तुम्हारे लिए, तुम उसे खाना शुरू कर देते हो।
तुम्हारे सामने कुछ भी रखा जाएगा, मैं तुम्हारे लिए जूते लेके आऊँ एक जोड़ी, और मैं कहूँ मैं तुम्हारे लिए जूते लेके आया हूँ, तो तुम जूता खाना शुरू कर दोगे क्या? मैं तुम्हारे लिए मोबाइल लेकर आऊँ एक नया, मैं कहूँ तुम्हारे लिए मोबाइल लेकर आया हूँ, तो तुम मोबाइल चबाना शुरू कर दोगे? अरे तुम समझो तो कि वो किस अर्थ में तुम्हारे लिए है। पूरी प्रकृति निश्चित रूप से मनुष्य के लिए है। किस अर्थ में? चबाने के अर्थ में नहीं। किस अर्थ में पूरी प्रकृति? बकरा हो, पेड़ हो, नदी हो, पहाड़ हो, पूरी प्रकृति मनुष्य के लिए है। पर किस अर्थ में? भोग के अर्थ में नहीं, कंजम्पशन के अर्थ में नहीं है। इस अर्थ में है कि मनुष्य बॉन्डेज में है, बंधन में है, और प्रकृति से सही संबंध रख करके ही उसे अपनी बॉन्डेज से लिबरेशन मिलता है। ये सब कुछ मेरे लिए है ताकि मैं इसको देखूं, समझूं, इसका अवलोकन करूं, इसको ऑब्जर्व करूं, और इसके ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से मुझे लिबरेशन मिले। इस अर्थ में पूरी प्रकृति इस पुरुष के लिए है। पुरुष माने कॉन्शियसनेस, चेतना। ये जो पूरी प्रकृति है इस पुरुष के लिए है, ताकि इस प्रकृति के माध्यम से पुरुष को मुक्ति मिल सके। प्रकृति माध्यम बनती है इस पुरुष की मुक्ति का। पुरुष माने मेल नहीं, पुरुष माने कॉन्शियस पर्सन। तो प्रकृति माध्यम बनती है चेतना की मुक्ति का। इस अर्थ में प्रकृति मेरे लिए है। प्रकृति मेरे चबाने के लिए थोड़ी है कि कोई बोले कि ये पहाड़ तुम्हारे लिए तो मैंने आके पहाड़ काट दिए। जो ही चीज मेरे लिए मैं उसे काट दूंगा। ये कौन सा मन है? ये किस तरीके की सोच है कि अगर कुछ मेरे लिए तो मैं उसे खा जाऊंगा? पागलपने की बात है। ऐसे तो मैं आपको ला करके दूं, बेटा ये लो, ये मैं आपके लिए नया दोस्त लाया हूं। अच्छा, दोस्त मेरे लिए है, लाओ मैं दोस्त को ही चबा जाऊंगा। अरे सब कुछ आपके लिए है, दोस्त की तरह, चबाने के लिए नहीं है आपके। जी जी। चबाने का काम जानवरों का है, इंसान भी चबाता है, लेकिन इंसान के लिए चबाना बहुत छोटी चीज है। इंसान के लिए ज्यादा बड़ी चीज क्या है? सोच, बोध, करुणा, कंपैशन। वो इंसान के लिए बड़ी चीज है। पेट बाद में आता है। कोई इंसान हायर, कोई भी जानवर, माफ करिएगा, कोई भी जानवर हायर आइडियल्स के लिए जान नहीं देता। आपने कभी सुना है कि जानवर ने ऊंचे आदर्शों के लिए प्राण दे दिए? ऐसा कभी सुना है? ऐसा नहीं होता। क्योंकि जानवर के लिए उसका पेट ही सब कुछ होता है। उसको जहां पेट भर रहा होगा उधर चला जाता है। इंसान ऐसा होता है जो इतने दिन भूखा रहेगा लेकिन ऊंचे आदर्श के लिए दृढ़ रहेगा, डटा रहेगा। और ऐसे उदाहरण हमें हर धर्म में मिलते हैं जी। कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें यह उदाहरण नहीं है कि लोगों ने भूखे रहकर सच्चाई की लड़ाई न लड़ी हो? जी। चाहे कोई भी आप बात कर लीजिए। अभी हम बकरीद के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो मुझे इस्लाम से करबला की याद आती है कि भूखे रहकर लड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि पेट छोटी चीज है, पेट से बहुत ऊपर कुछ और होता है, और उसकी खातिर हम पेट को दरकिनार कर सकते हैं। यही वो सिद्धांत है जो हमें याद रखना है। जी। इसमें मैं एक चीज़ और देखता हूँ, जैसे आपने भी बात कही थी कि इंसान सबसे बड़ा है क्योंकि इंसान की चेतना बाकी सभी जीवों से बड़ी है। मैं देखता हूँ लोग इसमें दूसरा तर्क लगाते हैं। लोग बात करते हैं फूड चेन की, कि देखो जंगल का नियम तो यही है कि छोटे जानवर को बड़ा जानवर खाता है। जंगल का नियम इंसान पर नहीं लागू होता भाई। आप जंगल से कब के बाहर आ गए? आप अगर अभी जंगली ही होते तो आपको धर्म क्यों मिलता? जंगल में किसी जानवर के पास धर्म होता है क्या? नहीं। तो जो लोग अपने धार्मिक पूर्वाग्रहों, अपने रिलीजियस बायसेस और बिलीफ्स की रक्षा के लिए कहते हैं कि जंगल में तो फूड चेन चलती है, मैं उनसे कह रहा हूं जंगल में रिलीजन नहीं चलता। तो तुम रिलीजन का नाम क्यों ले रहे हो फिर? अगर तुम्हें जंगल की ही दुहाई और दलील देनी है तो रिलीजन को फिर एक तरफ रखो ना। जंगल में किसके पास रिलीजन होता है? शेर के पास, बंदर के पास, किसके पास होता है? रिलीजन का मतलब ही है कि अब तुम्हारे लिए जंगल से बड़ा कुछ और हो गया है। जंगल से जिसके लिए कुछ और बड़ा हो गया वो व्यक्ति अब धार्मिक हो गया। धर्म का काम ही है आपको जंगल से बाहर खींच कर लाना। तो जंगल के नियमों की दुहाई मत दिया करो। फूड चेन और ये सब, ये बात कीड़े मकोड़ों पर लागू होती है, इंसान पर नहीं लागू होती। इंसान को देखना होगा कि वो किस तरीके से ज्यादा जीवों की रक्षा कर सके। वी आर द गार्जियंस, हम बाप हैं। ये पूरी पृथ्वी हमारी ट्रस्टीशिप में है, हमें सबकी रक्षा करनी है।
हम यहाँ पर बुद्धि और बल लेकर इसलिए नहीं आए हैं कि सबका नाश कर देंगे। वो बड़ा गलत तरीका है इस पृथ्वी को देखने का, कि मैं सबसे ज़्यादा बुद्धि वाला और होशियार हूँ तो इसीलिए मैं सबको पकड़ के खा जाऊंगा, सबका एक्सप्लॉयटेशन करूंगा। ये कितना गंदा तरीका है पृथ्वी को देखने का। आप बाप हो सबके, आपके सब बच्चे हैं छोटे छोटे, आपको इनकी परवरिश करनी है और उनकी परवरिश करने में ही आपका अपना भी कल्याण है जी। प्रकृति से सही संबंध रखने में ही चेतना का भी कल्याण है जी, होश का भी जी। मुझे इस चीज़ से एक चीज़ याद आ रही है कि लोग पुरुषार्थ की बहुत बात करते हैं, लोग अपने सपनों को पूरे करने की बहुत बात करते हैं, पर इस तरह से कभी पुरुषार्थ को नहीं देखा जाता कि आप गार्जियनशिप में हो। हाँ हाँ हाँ, पुरुषार्थ का मतलब ही यही होता है कि आप एक वाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करो। अपने लिए तो हर कीट पतंगा जी रहा है भाई, अपने लिए माने अपने पेट के लिए जी, अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लिए कोई नर या मादा खोजने के लिए, तो सब ये सब जी रहे हैं। इंसान वो है ना जो अपने से आगे का भी कोई दायित्व तो स्वीकार कर पाए, उसको इंसान बोलते हैं जी। जो सिर्फ अपने लिए जी रहा है वो काहे का इंसान जी। अच्छा, अब जो मेरे सामने कुछ तर्क आए थे वो थोड़े जो थे साइंस की तरफ बढ़ रहे थे। उसमें सबसे पहली बात ये आती है कि सर देखिए, अगर हम लोग मांसाहार नहीं करेंगे तो B12 हमें कहाँ से मिलेगा, जो विटामिन B12 होता है? कहाँ से ढूंढ के लाते हैं ये तर्क? अच्छा ठीक है, तो तुम B12 के लिए मांसाहार करते हो भाई जी। B12 क्या तर्क दे रहे हैं अभी? तो आप B12 के लिए मांसाहार करते हो, मांस खरीदने कहाँ जाते हो? दुकान में। तो दुकान में जाकर मांस खरीदते हो ताकि B12 मिले, तो तुम दुकान में जाके सीधे B12 भी क्यों नहीं खरीद लेते? भाई अगर B12 ही चाहिए तो B12 के लिए मांस क्यों खरीद रहे हो? दुकान ही तो जा रहे हो ना मांस खरीदने जी। जैसे दुकान में मांस खरीदते हो वैसे बगल की दुकान से B12 भी खरीद लो। ऑर्गेनिकली मैन्युफैक्चर्ड B12 मिलता है, बाजार में मिलता है, प्लांट बेस्ड होता है, प्लांट बेस्ड एकदम शुद्ध शाकाहारी वीगन B12 मिलता है बाजार में और बहुत सस्ता मिलता है जी। मांस की अपेक्षा बहुत सस्ता जी। तुम 500 रुपए का मांस खरीदोगे उसमें तुम्हें इतना सा B12 मिलेगा जी। तुम 50 रुपए का B12 भी खरीद लो इतना सारा जी, बहुत सारा B12 मिल जाएगा। उसके लिए मांस खाने की क्या जरूरत है जी जी। ले तो दोनों ही चीजें तुम दुकान से रहे हो जी, आउटपुट तो दोनों ही किसी फैक्ट्री का है। मांस भी किसी ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट स्लॉटर हाउस से ही आ रहा है जी, और जो B12 की तुम्हें बोतल मिलेगी गोलियां वो भी किसी फैक्ट्री से आ रही हैं। जब फैक्ट्री का ही आउटपुट खरीदना है तो सीधे B12 भी खरीद लो ना, मांस काय को खरीद रहे हो जी। रादर मैं इसके विषय में खुद भी थोड़ा पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज़ समझ में आई थी कि B12 जो होता है वो ऐसा तो है नहीं कोई जानवर अपने शरीर के अंदर बना रहा है। हाँ। मिलता सभी को पेड़ पौधों से है। मांस में नहीं होता B12 जी, मिट्टी में होता है B12 जी जी, मिट्टी में। और जानवर जब घास वगैरह खाते हैं, घास तो घास में मिट्टी होती है जड़ में, तो घास के साथ मिट्टी भी उनके पेट में चली जाती है और उसी मिट्टी में B12 है जी, तो वो फिर उनके शरीर में आ जाता है। तो आप सोचने लग जाते हो कि B12 तो मांस में होता है, मांस में होता है, वो मिट्टी में होता है। और इंसान को भी पहले B12 की अतिरिक्त जरूरत नहीं पड़ती थी जी, क्योंकि हम भी सीधे सीधे पेड़ से लगा फल खा लिया जी, जमीन से उखाड़ करके हमने सब्जियां कंदमूल ये सब खा लिए जी, तो B12 हमें भी सीधे मिल जाता था जी। लेकिन अब हम बहुत ज्यादा सफाई वाले लोग हो गए हैं, तो हम तब तक रगड़ते हैं अपने फलों को और सब्जियों को जब तक धूल का, मिट्टी का आखिरी कण भी साफ ना हो जाए जी। तो अब हमें B12 नहीं मिल पा रहा है जी। B12 अच्छे से समझ लें लोग, मांस में नहीं मिट्टी में होता है जी। और जा करके बिल्कुल वीगन B12 आता है और काफ़ी सस्ता आता है। मांस की जगह सीधे B12 भी खरीद लो भाई। बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब घर में कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स ले ही रहे होते हैं जी, अच्छी चीज़ होते हैं। कोई विटामिन डी ले रहा है, कोई कैल्शियम ले रहा है जी, B12 भी ले लो, क्या दिक्कत है? मांस दुकान पे खरीदो, उससे अच्छा B12 ही दुकान पे खरीद लो जी। अब इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो ये आती है कि आचार्य जी, अगर सभी लोग आपकी बात सुनकर शाकाहारी हो गए तो पृथ्वी पर तो सारे के सारे जो पेड़ नष्ट हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये जो पृथ्वी है ये 8
800 करोड़ और कहते हैं जितने 1000 करोड़ इंसान जो उस पर होने वाले हैं, ऐसे शाकाहारी लोगों को कैसे संभालेगी? देखो, इसकी बात मैं न जाने कितनी बार पहले कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं धैर्य रखते हुए फिर से दोहराऊंगा। एक मांसाहारी आदमी को जिंदा रखने के लिए 50 गुना ज़्यादा पेड़ चाहिए होते हैं। एक मांसाहारी आदमी को जिंदा रखने के लिए 50 गुना ज़्यादा पेड़ चाहिए होते हैं। अगर एक शाकाहारी आदमी के लिए एक पेड़ लगता है, लगता है माने कटता है, इस्तेमाल होता है, तो एक मांसाहारी आदमी के लिए 50 पेड़ कटते हैं। क्योंकि मांस आता है अन्न से, ग्रेन्स से या घास से जी। और वो घास कहाँ से आएगी? किसी खेत से आएगी ना। वो खेत कहाँ से आएगा? उस खेत के लिए जंगल काटना पड़ता है जी। खेत ज़मीन मांगता है ना, खेत ज़मीन होगी तो ही तो खेती होगी, घास हो चाहे अन्न हो जो भी हो, उसके लिए जंगल कटता है। तो ये कहना कि सब शाकाहारी हो गए तो पेड़ कट जाएंगे, जंगल कट जाएंगे, पागलपन की बात है। जंगल तो कट रहे हैं मांसाहारियों की वजह से, और मांसाहारियों को ये बात पता भी नहीं है कि तुम जब मांसाहार करते हो तो तुमने कितने पेड़ कटवा दिए। जंगल के जंगल साफ हुए हैं मांसाहार की वजह से। पृथ्वी पर जितना अन्न उगाया जाता है उसमें से 70-80% जानवरों को खिलाया जाता है ताकि बाद में आप उन जानवरों का मांस खा सको जी। माने पृथ्वी के जितने क्षेत्र में, एरिया में खेती हो रही है उसके 70% मांसाहारियों के लिए खेती हो रही है। वो अन्न इंसान कभी नहीं खाता, वो अन्न जानवर खाता है ताकि आप उस जानवर का मांस खा सको जी। ये बात लोगों को बहुत चौंकाने लगी। ये लोग जानते ही नहीं है क्योंकि हम कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमारी प्लेट पर जो मांस रखा हुआ है वो मांस कितना ज्यादा महंगा है। वो प्रकृति और पर्यावरण की हत्या करके आ रहा है बिल्कुल जी। और उसमें जो छुपी हुई कॉस्ट्स हैं हमें पता ही नहीं होती है। और अभी मैं हेल्थ कॉस्ट्स वगैरह की तो बात ही नहीं कर रहा, अभी सिर्फ एनवायरमेंटल कॉस्ट्स की बात करनी शुरू की है और आगे जाएगी अभी दूर तक। जी। मेरे पास कुछ डेटा है जो मैंने खुद रिसर्च करी थी, इसमें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये कहा जाता है कि जो एक मीट ईटर है उसकी जो डाइट है उसके लिए 17 टाइम्स ज़्यादा लैंड चाहिए, 17 गुना उसके लिए ज़मीन चाहिए, 14 गुना उसके लिए पानी चाहिए। ये भाई ये सब बातें ना जब ये वीडियो पब्लिश करना तो स्क्रीन पे बड़ा बड़ा लिख देना ये सब कुछ, ताकि लोगों के दिमाग पे ये डेटा छप जाए। जी। क्या फिर से बोलिए? 17 गुना ज्यादा लैंड चाहिए एक मांसाहारी को जिंदा रखने के लिए 17 गुना ज्यादा जमीन चाहिए होती है एक शाकाहारी की अपेक्षा। जी। जी। इतना ज्यादा मेहनत लगती है और इतना खर्चा होता है जी। और इतना मुश्किल और महंगा काम है जी। एक मांसाहारी आदमी को जिंदा रखना। 17 गुना ज्यादा जमीन चाहिए जी। 14 गुना ज्यादा पानी चाहिए। 14 गुना ज्यादा पानी चाहिए क्योंकि मांस बनाने में पानी बहुत लगता है। मैं पकाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप एक बकरा या भैंसा बड़ा कर रहे हो काटने के लिए, सोचो तो 500 किलो का जानवर बड़ा करने में कितना पानी लगा होगा तब वो जानवर खड़ा हुआ, फिर आप उस जानवर को काटोगे और फिर उसका आप मांस खा लोगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कितना खर्चा हुआ है उसको खड़ा करने में। और जो फसल उसने खाई है उसको उगाने में भी तो पानी लगा होगा, उस फसल को उगाने में पानी लगा होगा। जी। और 10 गुना ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और हमारा जो विश्व है उसमें एनर्जी की भी कमी है, उसमें पानी की भी कमी है, उसमें लैंड की भी कमी है, उसमें फॉरेस्ट्स की भी कमी है, उसमें क्लीन एयर की भी कमी है जी। हर वो चीज जिसकी दुनिया में कमी है वही वो चीज है तो ज्यादा से ज्यादा खपती है एक मांसाहारी आदमी को मांस खिलाने में। और मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि जो भी मैंने डेटा भी बताया है ये अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन वहाँ से आ रहा है। ये सब कुछ आप स्क्रीन पे लिख दीजिएगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि डेटा ऐसे ही हवा से उठा लाए हैं। जी। जी। इसके आगे एक हार्वर्ड के प्रोफेसर है मेडिसिन के, डॉक्टर वॉल्ट विलेट। तो उनका कहना है कि जो दुनिया में हम हंगर की प्रॉब्लम की बात करते हैं वो सॉल्व की जा सकती है 40 मिलियन टन्स ऑफ फूड से। माने हम एक मिनट लोगों के लिए बता दूं, माने दुनिया में जो भूखे लोग हैं सबका पेट भरा जा सकता है बस अगर 40 मिलियन टन खाद्यान्न फूड और अतिरिक्त हमें मिल जाए। दुनिया की सारी भूख शांत की जा सकती है बस अतिरिक्त 40 मिलियन टन खाद्यान्न से। जी। ठीक है, लेकिन फिर भी इस वक्त हम 760 मिलियन टन जो अनाज है वो जानवर को खिलाते हैं। तो 760 मिलियन टन अनाज हम जानवर को खिला रहे हैं और दुनिया की सारी भूख शांत की जा सकती थी सिर्फ 40 मिलियन टन अनाज से। तो सोचो
कि एक मांसाहारी आदमी कितने लोगों को भूखा रखने का गुनहगार है। 760 मिलियन टन अनाज हम उन जानवरों को खिला रहे हैं जिनका मांस फिर मांसाहारी लोग खाएंगे, और दुनिया की सारी भूख, छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं या कुपोषण के शिकार है, मेल न्यूट्रिशन जी, उन सबको पर्याप्त भोजन और पोषण दिया जा सकता था सिर्फ 40 मिलियन टन खाद्यान्न फूड से, ग्रेन से जी। लेकिन उसके लगभग 20 गुना हम जानवरों को खिला रहे हैं, 760 मिलियन टन। ये बात आप सब लोग अपने बिल्कुल मन में छप जाने दीजिए। साथ में ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि जो मांसाहार होता है उसके शरीर पे भी बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। हार्ट डिसीजेज हैं, डायबिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उससे क्लोजली रिलेटेड हैं। तो उसी के विषय में एक डेटा है कि यदि दुनिया वीगन डाइट की तरफ बढ़े, शुद्ध शाकाहार की ओर बढ़े, तो हम पाएंगे कि 8.1 मिलियन डेथ्स पर ईयर और कम होंगी। 8.1 मिलियन का मतलब हो गया 80 लाख 81 लाख मौतों की हम बात कर रहे हैं, जो हर साल और कम होंगी। आगे वो कह रहे हैं कि जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं हेल्थ केयर पर या अनपेड केयर पर, या जो बीमारी की वजह से लोग काम नहीं कर पाते, उसमें 700 से 1000 बिलियन डॉलर पर ईयर क्या हम बचत कर सकते हैं। एक एक करके डेटा बताइए, नहीं तो मिस हो जाएगा। सबसे पहले तो ये कि 81 लाख लोग प्रतिवर्ष कम मरेंगे। प्रतिवर्ष इतनी जानें बचाई जा सकती हैं सिर्फ मांसाहार छोड़ करके जी। मांसाहार 81 लाख मौतों का, या मैं कहूं हत्याओं का गुनहगार है। 81 लाख मौतें हो रही हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें मांस खाना है, और ये सिर्फ डायरेक्ट डेथ्स हैं जी। इसमें अभी हमने ये नहीं गिना है कि मांसाहार की वजह से जिन लोगों को खाने को अन्न भी नहीं मिला वो कितने मरे। ये सिर्फ डायरेक्ट डेथ्स हैं जी। और उनको भी जोड़ दोगे तो करोड़ों लोग और जुड़ जाएंगे जो मर रहे हैं सिर्फ मांसाहार की वजह से जी। और अगली बात क्या बोली? अगली बात ये कि जो हम लोग पैसा बचा सकते हैं एक तरह से, कि जो हम हेल्थ केयर में हमें खर्च करना पड़ता है, और जो अनपेड केयर होती है, या जो हम लोग वर्किंग डेज का जो लॉस होता है बीमारी की वजह से, उसमें 700 से 1000 बिलियन डॉलर पर ईयर बचाए जा सकते हैं यदि लोग। 1000 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष खर्च होता है सिर्फ मांसाहारियों को स्वास्थ्य सेवाएं देने में, जिसमें जो मेडिकल कॉस्ट्स हैं वो आती हैं और अनपेड केयर आती है। अनपेड केयर होती है कि आप बीमार हो और घर में आपका बेटा या आपका पति या पत्नी आपकी सेवा शुश्रूषा में लगा हुआ है जी। 1000 बिलियन डॉलर कितना होता है? इसके लिए आप ये समझ लो कि भारत की कुल अर्थव्यवस्था ही अभी 3000 बिलियन डॉलर की है। कुल 3000 बिलियन डॉलर की हमारी अर्थव्यवस्था है, और दुनिया की अर्थव्यवस्था में 1000 बिलियन डॉलर, सोचिए कितना बड़ा ये एक आंकड़ा है। इतना बचाया जा सकता है अगर सिर्फ हम अपनी मांस की हवस जी को काबू में कर लें जी। गरीबी सोचिए कितनी कम होगी। हम गरीबी का रोना रोते हैं। एक बात आप अच्छे से पकड़िएगा, दुनिया की गरीबी के बड़े से बड़े कारणों में मांसाहार है। दुनिया की गरीबी के बड़े से बड़े कारणों में मांसाहार है। किस तरह से? इन्वायरमेंटल डैमेज, मेडिकल डैमेज, सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो डायरेक्ट इकोनॉमिक डैमेज जी। इनको सबको मिला दो तो आप पाओगे कि दुनिया के जीडीपी का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा सिर्फ जा रहा है मांसाहार की सर्विसिंग में। आप खोजोगे तो उसके आंकड़े भी आपको मिल जाएंगे जी। उदाहरण के लिए मांसाहार से क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा या नंबर 2 का सबसे बड़ा कारण मांसाहार है। ये भी बात लोगों को नहीं पता होती है। और क्लाइमेट चेंज से हम जानते हैं कितने 1000 बिलियन डॉलर का विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है जी। तो गरीबी फैल रही है उससे कि नहीं फैल रही है जी? मांसाहार गरीबी का बहुत बड़ा कारण है जी। और उस पर तुर्रा ये कि लोग कहते हैं साहब मांसाहार तो इकोनॉमी को बूस्ट देता है ना। लोग कहते हैं कि मांसाहार एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इससे लोगों के घर चलते हैं। आप घर नहीं चलते, गरीबी फैल रही है। मांसाहार बंद कराइए अगर आपको गरीबी हटानी है तो। और ये बात मैं कोई काल्पनिक तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ी रिसर्च कर लीजिए तो आपको ये बात समझ में आएगी जी। मांसाहार गरीबी का बहुत बड़ा कारण है। आपको इतना तो दिखता है कि आपने मांस
का कंजम्पशन या एक्सपोर्ट कर दिया तो उससे आपको कितने का मुनाफा होगा। उदाहरण के लिए जो भारतीय मांस उद्योग है वो लगभग $50 बिलियन का जी है। जी वो लगभग $50 बिलियन का है। उसमें आप मान लो अगर 10% मार्जिन है तो उसमें $5 बिलियन का आपको लाभ हो गया। उसकी तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले ही साल सिर्फ जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इवेंट्स थे उनके कारण लगभग $150 बिलियन का घाटा सही थी। जी अब कर लो तुलना। क्लाइमेट चेंज में 30 से 40% योगदान मांसाहार का होता है। जी मांसाहार और डेयरी माने जी एनिमल फार्मिंग का। मांसाहार और डेयरी ये मिलके क्लाइमेट चेंज के लगभग 1/3 के लिए उत्तरदायी होते हैं। 1/3 इसी से आता है, बाकी अन्य कारणों से आता है, ट्रांसपोर्टेशन और फॉसिल फ्यूल 50 चीज़ें। एनर्जी। तो अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था ने $150 बिलियन का घाटा सहा है तो उसमें से मांसाहार की वजह से कितना हुआ? 1/3, $50 बिलियन। जी $50 बिलियन का हमने घाटा सहा है मांसाहार की वजह से, और मांसाहार से हमें कुल इकोनॉमिक लाभ भी कितना हुआ है? $5 बिलियन। तो जो लोग ये तर्क दिया करते हैं कि मांसाहार से तो अर्थव्यवस्था में पैसा आता है ना, वो पागल है। अगर मांसाहार से अर्थव्यवस्था में ₹1 आता है तो ₹10 का नुकसान होता है। और ये अभी हमने सिर्फ क्लाइमेट चेंज रिलेटेड लॉस की बात करी है, अभी हमने मेडिकल लॉसेस की बात नहीं करी है। आपको अगर मांसाहार की कुल कॉस्ट नापनी है तो आपको इन्वायरमेंटल कॉस्ट नापनी पड़ेगी, आपको हेल्थ कॉस्ट नापनी पड़ेगी, और इकोनॉमी में जो सब ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है आपको उसकी कॉस्ट नापनी पड़ेगी। जी तो अब आपको पता चलेगा कि मांसाहार से अर्थव्यवस्था को कितना भारी नुकसान होता है। भारत को गरीब बनाए रखने में मांसाहार का रोल बढ़ता ही जा रहा है। ये जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, हम सोचते हैं कि एक्सपोर्ट करने से हमें रेवेन्यू मिल रही है, लगातार हम मांस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब तो सरकार चाहती है कि हम जिंदा जानवरों को एक्सपोर्ट करें जी और हम पिंक रिवॉल्यूशन माने मांस और ब्लू रिवॉल्यूशन माने मछली, हम ये सब करते ही जा रहे हैं। और अपनी छोटी बुद्धि से हमको लग रहा है कि ये सब करके हमें मुनाफा मिल रहा है। आपको मुनाफा नहीं मिल रहा है। $1 जो आप कमाते हो मांस के माध्यम से, चाहे कंजम्पशन चाहे एक्सपोर्ट, उसके एवज में आप $10 गंवाते हो। लेकिन ये सीधा साधा अर्थशास्त्र ना हमारे लोगों को समझ में आ रहा है, ना हमारी सरकारों को स्पष्ट हो रहा है। गरीबी हटानी है तो मांसाहार हटाना पड़ेगा। मांसाहार बड़े से बड़ा कारण है। जी मैं इसी में एक चीज़ देख रहा था, जैसे आपने भी बात करी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, मैंने इसके बारे में भी थोड़ा डेटा निकाला था। तो एक न्यूयॉर्क टाइम्स का ही आर्टिकल था जहां ये बात की गई थी कि अभी 2021 से ही ये शुरू हो चुका है कि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है उसका इम्पैक्ट जो है ग्लोबल इकोनॉमी में पड़ना शुरू हो गया है, जो कि 11 से 14% है। और कहा जा रहा है 14% किस चीज़ का? जो पूरा जीडीपी है, टोटल जीडीपी, दुनिया के जीडीपी का 11 से 14% कम होना शुरू हो चुका है सिर्फ क्लाइमेट चेंज के कारण। ये बात भी ज़रा यहाँ पर अंकित हो जाने दीजिए, छपने दीजिए जी। ग्लोबल इकोनॉमी का 11 से 14% जी। तो भारत की अगर आप मोटा मोटा मान लो 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी मानो आप, तो आपने कितना लूज करना शुरू कर दिया है? कम से कम $300 बिलियन। जी। $300 बिलियन क्लाइमेट चेंज से नुकसान होना प्रतिवर्ष शुरू हो चुका है। गरीबी समझिए, और क्लाइमेट चेंज का जी शायद सबसे बड़ा कारण मांसाहार है। ये बात भी अच्छे से दिमाग में लाइए। जी। आप क्लाइमेट एक्टिविज्म की बात करते हैं, आप ग्लोबल वार्मिंग चिल्लाते हैं, आप कहते हैं अरे वेदर क्लाइमेट पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, ये सब बातें आप करते थे। आज गर्मी ज़्यादा हो गई, अरे बिन मौसम बरसात हो गई, ये सब हो गया, ये हीट वेव अचानक कहाँ से आ गई, इतनी ठंड कैसे, ये सब आप कहते हो रहा है। उसका बहुत बड़ा कारण मांसाहार है। ये बात मीडिया आपके सामने नहीं ला रहा है जी। ये बात एजुकेशन में भी हमें बताई नहीं जा रही, सब बातें छुपाई जा रही हैं जी। क्यों छुपाई जा रही हैं? क्योंकि सरकारों का भी स्वार्थ है, और ऑर्गेनाइज्ड जो स्लॉटर हाउसेज हैं, मीट इंडस्ट्री है,
जी प्रोसेस्ड फूड्स इंडस्ट्री है जी और डेयरी इंडस्ट्री है। जी इन सब का बहुत बड़ा स्वार्थ है आपसे सच्चाई छुपाने में। जी तो ये आपको बता नहीं रहे हैं जी कि भारत की और विश्व की दुर्दशा में और जी। गरीबी में हर तरीके की जी ये जो पूरा एनिमल प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन है, चाहे वो दूध हो, चाहे वो मांस हो और चाहे वो फर इत्यादि हो, कितना बड़ा जी। हाथ है। जैसे आपने अभी डेटा एक तरह से ना बताने वाली बात करी, तो मुझे एक चीज़ याद आ रही है। अभी मैं कुछ समय पहले ही पढ़ रहा था कि जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रिसर्च पेपर्स होते हैं उसमें एशिया पैसिफिक का कंट्रीब्यूशन मात्र 2% है। तो आप ये पाएंगे कि जो मेजर डेटा हमें मिलता है वो बाहर की एजेंसीज से मिलता है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज इफेक्ट कर रहा है भारत में। रिसर्च पेपर का 2% बोला है, कोई ये ना सोचे कि एशिया पैसिफिक का क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन 2% नहीं, है। नहीं। वो ये कह रहे हैं कि अगर 100 रिसर्च पेपर छपते हैं तो ये जो पूरा एशिया प्रशांत क्षेत्र है, माने जिसमें एशिया के देश आ गए और ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब आ गए, इसमें से सिर्फ 2 रिसर्च पेपर छपते हैं। माने इन जगहों पर रिसर्च ही नहीं करी जा रही है। जी क्लाइमेट चेंज हमें बर्बाद करे दे रहा है और क्लाइमेट चेंज का बड़े से बड़ा कारण मांसाहार है। ये बात भी हमको अमेरिका और यूरोप वाले बता रहे हैं। भारत जैसे देशों में इस बात पर रिसर्च ही नहीं हो रही है, न तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है और न ही सरकारी संस्थानों में हो रही है। जैसे सरकार का अपना कोई इसमें स्वार्थ हो कि ये डेटा छुपाओ, बल्कि सरकारें एक के बाद एक भारत में जो सरकारें आ रही हैं वो लगातार ऐसी नीतियां बना रही हैं कि भारत पूरे विश्व का कसाई खाना बन जाए, इंडिया एज द स्लॉटर हाउस ऑफ द वर्ल्ड। सरकारें पूरी दुनिया से कह रही हैं बताओ तुमको कौन सा मांस खाना है, हम भारत में काट करके आगे आपको एक्सपोर्ट करेंगे। कैसे हो सकता है कि भारत जहाँ पर हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज़्म है, जो यहाँ पे सबसे जो बड़े धर्म हैं वो लगातार अहिंसा की बात करते हैं, करुणा की बात करते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर बन गया? ये कैसे हो सकता है? ये कुछ नहीं है, ये पैसे की हवस है और परिणामों के प्रति अज्ञान है। हम नहीं जानते कि पैसे की ये हवस हमें कितनी महंगी पड़ रही है। इससे हमारी चेतना तो गिरी रही है, पैसा भी मिल नहीं रहा, उल्टे हम और गरीब हो रहे हैं। जी जी। अभी कुछ पिछले दिनों से ये बात बड़ी न्यूज़ में आ गई है कि जो सब्जियों के दाम है वो कितने बढ़ गए हैं देखो। पर कोई भी इस और बात इशारा ही नहीं कर रहा है कि सब्जियों के दाम बढ़े हैं। ये जितने भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आते हैं, बारिश ज़्यादा हो गई, कभी धूप ज़्यादा पड़ गई, फसल खराब हो गई, ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ रहे हैं, मैं लोगों को समझाने के लिए बोल दूँ। उदाहरण के लिए गेहूँ की फसल है, या अभी गर्मियों में बहुत ज़ोर से बारिश हो गई है, आम खराब हो गया, आम महंगा आ रहा है। आम आदमी खैर आम से इतना नहीं प्रभावित होता, आम आदमी को ज़्यादा फर्क पड़ता है टमाटर प्याज आलू, टमाटर से, प्याज से और दाल गेहूं, से, चावल, नमक, शक्कर, इनसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। इन सब के दाम बढ़ते क्यों हैं? इन सब के दाम बढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज से। बिना मौसम बारिश हो गई या बारिश हुई ही नहीं, या एक्सट्रीम हीट हो गई, या जहाँ पाला नहीं पड़ना था वहाँ पाला पड़ गया, इससे फसलें तबाह होती हैं। और ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं ये क्यों होते हैं? क्लाइमेट चेंज से होता है। और क्लाइमेट चेंज किससे होता है? क्लाइमेट चेंज एक तो होता ही है जो आप फॉसिल फ्यूल्स का उत्सर्जन करते हो जी, जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन शामिल है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कोल फायर्ड पावर प्लांट शामिल हैं। उन सब के बाद या उन सब के पैरेलल, उन्हीं सब के बराबर जो क्लाइमेट चेंज होता है वो होता है एनिमल फार्मिंग से। जो हम जानवरों को बड़ा करते हैं दूध, दही, लस्सी के लिए या मांस के लिए, वहाँ से आता है। तो वो जो मांसाहारी है उसकी जो मांस की लत है उसकी वजह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। पर जिस बेचारी गृहिणी के किचन पर सबसे ज़्यादा चोट पड़ रही है क्योंकि सब्जियों के दाम बढ़ गए, फलों के दाम बढ़ गए, ग्रेन्स, अन्न के दाम बढ़ गए, वो ये कभी समझ ही नहीं पाती है कि वो स्वयं तो शाकाहारी है लेकिन उसकी रसोई में खाने को इसलिए नहीं है क्योंकि पड़ोसी को मांस खाना है। ये जो मांसाहारी आदमी है ये अपने लिए तो अभिशाप है ही, ये पूरे समाज के ऊपर एक बोझ होता है। और ये बात मैं स्पिरिचुअल एंगल से नहीं, इकोनॉमिक एंगल से बोल रहा हूँ, ये समझिएगा। जी। इसी में जो मैं अभी बात कर रहे थे कि किस तरह से जो ग्लोबल जीडीपी है वो अभी से कम होना शुरू हो गया है, उसका आगे का प्रोजेक्शन ये है कि 2050 तक जो ग्लोबल जीडीपी है वो एनुअली
23 ट्रिलियन डॉलर से घट जाएगा। 23 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान ग्लोबल जीडीपी को, ठीक है, समझो। भारत की आबादी दुनिया की आबादी की लगभग 16% है, अभी 1/6। दुनिया की 800 करोड़ है, भारत की 140 करोड़ है, तो मोटा मोटा 1/6 का है, तो 16% अभी है। 16% भारत की आबादी है दुनिया की, और दुनिया के कुल जीडीपी का 4-5%, लगभग 4% जीडीपी अभी भारत का है। 2050 तक मान लो कि दुनिया का 8-10% जीडीपी भारत से आएगा। 2050 तक 8-10% जीडीपी भारत से आएगा, और 23 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है ग्लोबल जीडीपी को। तो भारत की जीडीपी का कितना नुकसान होगा? 8-10% दुनिया का जीडीपी भारत से आ रहा है, 23 ट्रिलियन डॉलर दुनिया की जीडीपी का नुकसान है, तो भारत का भी करीब 2 ट्रिलियन डॉलर का तो नुकसान निश्चित है। 2 ट्रिलियन डॉलर का, 2 ट्रिलियन डॉलर समझते हो कितना होता है? भारत के वर्तमान जीडीपी का 60-70%। हम इतनी करारी इकोनॉमिक चोट झेलने वाले हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, और क्लाइमेट चेंज और मांसाहार आपस में बिल्कुल जुड़ी हुई बातें हैं, भूलना नहीं। ठीक। मांसाहार से ज़्यादा अगर मैं रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ क्लाइमेट चेंज को, तो वो एक ही चीज़ है, पॉपुलेशन। क्योंकि क्लाइमेट चेंज आता है कंजम्पशन से, और कंजम्पशन करने के लिए कंज्यूमर चाहिए, और कंज्यूमर आता है जब इंसान बच्चा पैदा करता है। समझ में आ रही है ये बात? हम इतने बड़े ज्वालामुखी के मुंह पर खड़े हुए हैं, हमें नई बात समझ में आ रही है। जब कोई कहता है जानवर को मत मारो, तो हमको लगता है अरे ये तो बस यूं ही कोई मोरल सी, नैतिक सी बात कर रहे हैं। वो मोरल और नैतिक बात ही नहीं है, वो उससे आगे बढ़ करके एक आर्थिक, इकोनॉमिक बात भी है। कम से कम जो उसके पीछे का इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट है मेरे भाई, वो तो समझो जी। इसी चीज़ पे मैंने एक चीज़ और पढ़ी है। कई लोगों का कहना ये भी होता है कि जो एक क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, जो हम कैटास्ट्रॉफ की बात कर रहे हैं, ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। पृथ्वी पर यही कैटास्ट्रॉफ तो बहुत बार हुआ है, अब एक बार फिर हो रहा है। अरे भाई, पहले जब भी हुआ है इंसान के कारण नहीं हुआ है। इस बार वो कहलाता है AGW, एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग। सिर्फ GW नहीं होता, AGW होता है। एंथ्रोपोजेनिक माने इंसान के कारण होने वाली। पहले 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, उन 5 मास एक्सटिंक्शन में से 3 उसी कारण से हुए थे जिस कारण से ये जो छठा मास एक्सटिंक्शन है ये चल रहा है। वो क्या कारण है? पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता। उस अधिकता के कारण पहले 5 बार पृथ्वी से जीवन पूरा नष्ट हो चुका है, पूरा का पूरा। पहले 5 बार ऐसा हो चुका है। इस बार अलग बात यह है कि इस बार वो प्रकृति के कारण नहीं हो रहा है, प्राकृतिक संयोगिक कारणों से नहीं हो रहा है, इस बार इंसान के कारण हो रहा है। इस बार जो वातावरण में कार्बन एक्स्ट्रा, अतिरिक्त हुआ है, वो इंसान ने किया है। और दूसरी बात, पहले जब 5 बार हुआ था तब इंसान था ही नहीं, इसलिए वो जो 5 बार था वो अलग था, क्योंकि तब इंसान था ही नहीं। इस बार जो कहते हैं ना कि अरे पहले भी तो 5 बार हो चुका है, छठी बार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? छठी बार में बेटा अंतर ये है कि इस बार घर भी तुम्हारा है और सर भी तुम्हारा है। तुम कह रहे हो कि पहले भी तो घर गिरते रहे हैं ना आचार्य जी, पहले भी तो घर गिरते रहे हैं, एक बार और घर गिर जाएगा तो कौन सा कहर टूट पड़ेगा? इस बार अंतर यह है कि इस बार घर भी तुम्हारा है और सर भी तुम्हारा है। और ये बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, या अपने जबान के स्वार्थ के कारण तुम समझना नहीं चाह रहे हो। यहां से छत टूट के तुम्हारे सर पे गिरने वाली है, घर भी तुम्हारा, सर भी तुम्हारा, और तुम मुझसे तर्क ये कर रहे हो कि पहले भी तो 5 बार एक्सटेंशन हो गया, इस बार होगा तो क्या होगा? कहीं ना कहीं वो कहना ये चाह रहे होते हैं कि इंसान की गतिविधि की वजह से नहीं हो रहा है, वो तो बस कहते हैं प्रकृति की अपनी एक चक्र है। ये बात निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुकी है कि इस बार जो हो रहा है जी, वो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक है जी। इसी चीज़ पे मैंने काफ़ी लोगों को ये देखा है कि वो अपने जीवन से उदाहरण देते हैं। लोग कहते हैं कि देखिए जो मेरे दादाजी थे उनको मैंने देखा था, वो तो मांस भी खाते थे, 95 साल की उम्र तक जिए भी और बढ़िया उनका जीवन था, तो क्या दिक्कत है फिर मांसाहार में?
पढ़े लिखे आदमी की पहचान ये होती है कि वो कंक्लूजन कभी सैंपल साइज इज इक्वल टू 1 से नहीं ड्रॉ करता। एक आदमी को देख करके कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। निष्कर्ष निकाला जाता है एक बड़ा सैंपल लेकर के। आप पूरी पॉपुलेशन नहीं ले सकते तो सैंपल तो बड़ा लीजिए ना। भाई आज़ादी के समय भारत में जो औसत आयु थी जी किसी व्यक्ति की वो 30 साल भी नहीं थी जी। भारत का आम आदमी 30 साल भी नहीं जी रहा था आज़ादी के समय। लेकिन उस समय भी किसी के दादाजी रहे होंगे जो 100 साल के रहे होंगे, तो अपने दादाजी को लेकर के क्या ये बोलेगा कि 1940 के दशक में भारतीय लोग 100 साल जिया करते थे? भाई तुम्हारे दादाजी जी गए होंगे, थोड़ा सैंपल बड़ा करो तो पता चलेगा कि औसत आदमी 30 साल भी नहीं जी रहा था जी। उस समय भारत में साक्षरता दर जब भारत आज़ाद हुआ था 10% भी नहीं थी। हाँ, अब किसी के दादाजी हो सकता है PhD रहे हो उस वक्त भी, तो अपने दादाजी को देख के ये बोलेगा क्या कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत में सब PhD थे? भाई थोड़ा बड़ा सैंपल लो। तो ये बेकार के तर्क होते हैं कि मेरे दादाजी ने तो ज़िंदगी भर सिर्फ मुर्गा चपाया और उसके बाद भी दादाजी हष्ट-पुष्ट थे और 100 साल जिए। दादाजी अगर सचमुच ही इतने बढ़िया व्यक्ति होते तो उनके पोताजी इस तरह का कुतर्क कैसे कर रहे होते? दादाजी ने अपने पोताजी को भी तो कुछ सिखाया होता ना। जी। अब एक थोड़ा अलग तरह का तर्क, कई लोग हैं जो मैं देख रहा था कमेंट्स में लिख रहे थे कि सर मैं हूँ एथीस्ट और मुझे धर्म वगैरह से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और मुझे ये बात समझ नहीं आती कि मेरी प्लेट में क्या रखा है उससे किसी और को दिक्कत क्यों होती है। तुम एथीस्ट हो, तुम्हें धर्म से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी प्लेट में क्या रखा है उससे किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा, जैसे प्लेट तुम्हारी है और प्लेट में जो रखा हो तुम्हारा है, वैसे ही मान लो गाड़ी तुम्हारी है, तुम कहो मेरी गाड़ी है, मैंने वो सड़क के बीच में आके खड़ी कर दी। वही जैसे गधा सड़क के बीच में बैठा करता है, वैसे ही मैंने सड़क के बीच में ले आके अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। मेरी गाड़ी है, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी गाड़ी है, मैंने सड़क के बीच में खड़ी कर दी, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? भाई तुम अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी कर रहे हो ये सिर्फ तुम्हारा निजी मामला नहीं है ना, उससे और लोगों पे असर पड़ रहा है जी। मैंने अपने घर में बिल्कुल गंदा एग्जॉस्ट फेंकने वाला डीजल जनरेटर लगवा लिया है, वो जो आज से 40 साल पहले की टेक्नोलॉजी वाला जो भारत में अभी भी चला करता है जी। मैंने अपने घर में वो डीजल जनरेटर रखवा लिया। अब वो आवाज़ करता है बिल्कुल खतरनाक, वो जैसे शादियों में देखे हैं जनरेटर भड़ भड़ भड़, और वो एकदम काला धुआं मारता है, और मैंने अपने घर में लगवा लिया है। मेरी बाउंड्री के भीतर वो मैंने जनरेटर लगवा लिया है। फिर मैं कह रहा हूँ मेरा घर है, मेरा जनरेटर है, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? भाई साहब वो जो आपने लगवाया है ना उसका असर मेरे पे पड़ रहा है, पड़ रहा है। तुम जो वो हवा गंदी कर रहे हो वो हवा मेरे लिए भी गंदी हो रही है। तुम जो आवाज़ पैदा कर रहे हो वो आवाज़ मेरे कानों में भी जा रही है। इसी तरीके से तुम अगर मांस खा रहे हो तो तुम्हारा पर्सनल चॉइस नहीं है। तुम नहीं कह सकते ये मेरा निजी मामला है, व्यक्तिगत मामला है, इट्स अ मैटर ऑफ माय पर्सनल लिबर्टी एंड चॉइस की व्हाट्स देयर ऑन माय प्लेट। सॉरी, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, वेरी इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। आप क्या खा रहे हो वो आपका निजी मसला नहीं है। आप जो खा रहे हो उससे पूरे समाज पे, पूरी मानवता पे डायरेक्ट टेंजिबल असर पड़ता है जी। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द एंटायर कम्युनिटी, सोसाइटी एंड ऑल्सो द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड जी। तो आप रिस्पॉन्सिबल होकर सोचिए कि आपने अपनी प्लेट में क्या रखा हुआ है खाने के लिए जी। आप जो रख रहे हो वहाँ पे उसकी क्लाइमेट कॉस्ट्स हैं जी। उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट्स हैं जी। उसकी हर तरीके से हानिप्रद प्रभाव है समाज के ऊपर, नॉट योर पर्सनल मैटर। जी जी। इसी वाक्य से मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि एक समय तक फ्लाइट के अंदर सिगरेट पीना भी अलाउड होता था, पर इस बात को देखा गया कि पैसिव स्मोकिंग का, कि आपके आसपास कोई धूम्रपान कर रहा है तो उस स्मोक का आपके लंग्स पे भी फर्क पड़ता है, तो एक कानून बनाना पड़ा कि अब आप पब्लिक स्पेस पे स्मोक नहीं कर सकते। बिल्कुल जी। अब एक और तर्क है, कहूँ कुतर्क है, कि कहते हैं कि आचार्य जी देखिए आप दूध के बारे में भी बताते हैं किस तरह से उसका दुष्प्रभाव होता है, तो लोग जो है उसकी जगह पे वीगन मिल्क प्रमोट करते हैं और उसमें से एक होता है सोया मिल्क। अभी जो सोया मिल्क है ये भी तो सोए से आ रहा है, और जब ये सोए से आ रहा है तो इसके लिए भी फिर जंगल कटेंगे, सोयाबीन उगाया जाएगा, तो बात तो फिर वहीं आ गई। ये तर्क बहुत पढ़े लिखे लोग भी दे रहे होते हैं
कहते हैं कि वीगन मिल्क मान लो सोय से आता है, नारियल से आता है, आलमंड से आता है जी तो उसके लिए सोय भी तो उगाना पड़ेगा ना जी। तो जैसे आप कहते हो कि मांसाहारियों के लिए जंगल कटता है, वैसे ही वीगन लोगों के लिए भी जंगल कटेगा। इन लोगों की जानकारी के लिए छोटा सा तथ्य कि दुनिया भर में जितना सोय उगाया जाता है उसमें से कितना 95% 95% जानवरों को खिलाया जाता है मांसाहार के लिए। वीगन आदमी तो सोय का इतना सा हिस्सा इस्तेमाल करता है, लेकिन आप जो भैंसा खाते हो और सुअर, बीफ, पॉर्क, चिकन, मटन, वहां पर लगता है सोय मोटी तादाद में। देखिए जब हमारी पिछली बात हो रही थी तो हमने एक आंकड़ा दिया था कि अगर ये पूरी दुनिया ही शुद्ध शाकाहारी हो जाए, वीगन हो जाए, उसे मैं शुद्ध शाकाहार बोलता हूँ क्योंकि जो आम शाकाहारी आदमी है वो दूध भी ले रहा है, और दूध तो न पेड़ से आता है न पौधे से आता है, तो दूध शाकाहार कहाँ से हो गया जी। तो वो शाकाहार नहीं है। शुद्ध शाकाहार तो तभी है जब आप किसी भी प्रकार के पशु उत्पाद का इस्तेमाल बंद कर दें जिसमें दूध, दही, लस्सी सब भी हटेगा। तो अगर पूरी दुनिया शुद्ध शाकाहारी हो जाए तो आज खेती के लिए जितनी ज़मीन लग रही है उससे बस 1/4 ज़मीन में काम चल जाएगा। आज खेती के लिए जितनी ज़मीन लगती है उससे सिर्फ 1/4 ज़मीन और 1/4 संसाधन में पूरी दुनिया पेट भर के मज़े से खाएगी, पौष्टिक खाना खाएगी अगर ये पूरी दुनिया वीगन हो जाए तो। जी। अभी जो भी उगाया जाता है वो आपके लिए नहीं, मांस के लिए उगाया जाता है, ये अच्छे से समझिएगा। जी। साथ ही में जब मैं इसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुछ बड़े अच्छे से ग्राफ्स मिले जो मैं चाहूँगा कि टीम उनको जो स्क्रीन पे भी दिखाए कि जी कि किस तरह से जो डेयरी मिल्क होता है, जो हमें दूध मिलता है गाय भैंस से, और उसके अलावा जो सोया मिल्क होता है, ओट मिल्क होता है, आलमंड मिल्क होता है, इनका ज़मीन पे क्या फ़र्क पड़ता है, इनसे जो उत्सर्जन होता है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, और उनसे पानी कितना ज़्यादा यूज़ होता है, उसका एक कंपैरिजन है जो मैं चाहूँगा कि स्क्रीन पे दिखाया जाए। जी। मेरे पास जो कुतर्कों की पूरी लिस्ट थी वो शायद ख़त्म हो चुकी है, पर मैं चाहूँगा कि फिर भी आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? सबसे बड़ा कुतर्क तो बदनीयती होता है। सबसे बड़ा कुतर्क तो इंसान के भीतर का शैतान है। हमने चाहे जितनी बात कर ली है, कुछ नहीं तो 3-4 दर्जन वार्ताएं होंगी जो मैं कर चुका हूँ, आप लोगों से कर चुका हूँ, और जगहों पे जाके कर चुका हूँ, जो सब एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं उनसे कर चुका हूँ, वीगन ग्रुप से उनसे कर चुका हूँ। आपकी 2 किताबें हैं इसके ऊपर। 2 किताबें पूरी छाप चुके हैं हम इसी मुद्दे पर। उसके बाद भी हम जितनी बातें कह रहे हैं कोई इन सारी बातों को खारिज कर सकता है। आखिरी तर्क का नाम होता है बदनीयती, और मैं कितना भी समझा लूँ बदनीयती का कोई इलाज नहीं होता। बदनीयती का तो इलाज सिर्फ आध्यात्मिक जागरण होता है। जब तक यहाँ करुणा नहीं आएगी तब तक आप मांसाहार छोड़ोगे नहीं। तो मैं इन सारे तर्कों के बावजूद समझता हूँ कि मांस तो उसी का छूटता है जो थोड़ा खुद को समझने लगता है, जिसके भीतर थोड़ी नमी आती है, थोड़ी आर्द्रता आती है, जो भीतर से थोड़ा कोमल हो जाता है। वही होता है फिर जो जगत के प्रति एक मैत्री का भाव रख पाता है, थोड़ी करुणा रख पाता है। तो बस वही बात है। अल्टीमेटली द सॉल्यूशन लाइज इन स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है, जो सिर्फ मोरालिटी या एथिक्स के कारण, रेशनल एथिक्स के कारण कह रहा है कि मैं शाकाहारी होऊंगा, उसका शाकाहार आमतौर पे बहुत दूर तक जाता नहीं है। कोई स्थिति दूसरी पलटेगी और वो शाकाहार अपना छोड़ देता है। वास्तव में तो शाकाहारी वही हो पाता है जो कहता है कि कुछ भी हो जाए, मुझे किसी दूसरे को नहीं सताना तो नहीं सताना। मैं भूखा मरना पसंद करूंगा बजाय इसके कि मैं अपना पेट किसी के
मांस से किसी की आह से भरूं। तो आखिरी तर्क बस वो होता है, भली नीयत। कि आप कह दो कि भूखा मरना बेहतर है, पर ये मेरे सामने खड़ा हुआ है, नन्हा जीव है, इसको मार के तो नहीं खाऊंगा, मरता हूँ मैं मर जाऊँ, उसको नहीं मारूंगा। बस ये आखिरी बात होती है। जी, धन्यवाद आचार्य जी।